हेलो स्टूडेंट। मैं मनीष मालवीय, आपका साइंस टीचर, अनवीरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज आपके बीच लेके आया हूं क्लास 10th का अध्याय 18 भारतीय वैज्ञानिक जीवन परिचय एवं उपलब्धियां। इस अध्याय में हम भारत के विभिन्न वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ेंगे। तो 8 वैज्ञानिक हैं हमारी बुक में, कोर्स में। उनके बारे में पढ़ेंगे, उनका जीवन जन्म कब हुआ, उन्होंने क्या किया, ठीक है, उनकी उपलब्धियां कौन कौन सी हैं, कौन से कोई सिद्धांत का कोई नियम की खोज की है, कुछ ग्रंथ लिखे हैं, कोई बुक लिखी है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे इस अध्याय में। इससे पहले अपन ने इस क्लास के वीडियो में, 10th क्लास के वीडियोस में मानव भोजन एवं स्वास्थ्य, मानव तंत्र, आनुवांशिकी, प्राकृतिक संसाधन, पादप एवं जंतुओं का महत्व और पृथ्वी की संरचना, इनके बारे में पढ़ चुके हैं। आज अपन इस अध्याय को शुरू करेंगे, नया अध्याय भारतीय वैज्ञानिक जीवन परिचय एवं उपलब्धियां। देखिए, अब भारत में कई वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने अनेक प्रकार की खोजें की हैं, अनेक प्रकार के सिद्धांत दिए हैं, अनेक प्रकार के जो यंत्र बनाए हैं, ठीक है, जिनका उपयोग हम आज कर रहे हैं और आने वाले समय में भी उनका उपयोग लगातार चलता रहेगा। ऐसी कई चीजें हैं जो भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई हैं। हम इस अध्याय में भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में ही पढ़ेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं इस अध्याय को। सबसे पहले आज जो अपन पढ़ेंगे, 2 वैज्ञानिक सुश्रुत और चरक के बारे में। दोनों प्राचीन वैज्ञानिक हैं, ईसा से पूर्व के वैज्ञानिक हैं। ईसा से पूर्व का मतलब ईसा की जो मृत्यु हुई, ईसा मसीह थी, उनसे पूर्व की जो डेट थी, उनसे भी पहले, यानी आज से जो 2020 चल रहा है, उस 2020 से भी पहले के, आज से 2020 साल से पहले के टाइम में ये पाए थे। तो सुश्रुत, इनका जो जन्म था वो कब हुआ? देखिए, इनका जन्म 600 ईसा पूर्व हुआ। 600 ईसा पूर्व का मतलब 2600 वर्ष, तो ये प्लस 2020 आज चल रहा है, तो 2620 साल पहले इनका जन्म हुआ था। 2620 साल पहले इनका जन्म हुआ था। ये पहले चिकित्सक थे जिन्होंने शल्य क्रिया का परिष्कार कर उनके जटिल ऑपरेशन प्रस्तुत किए तथा संसार को शल्य क्रिया में प्रयुक्त यंत्रों का ज्ञान प्रदान किया। ये दुनिया के पहले ऐसे चिकित्सक थे, यानी डॉक्टर थे, जिन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया शल्य क्रिया का आविष्कार किया, यानी जो ऑपरेशन होता है, जो शरीर के किसी अंग में खराबी, अर्थात वो अंग कार्य करना थोड़ा बंद कर देता है या कार्य ढंग से नहीं करता है, तो या किसी कारणवश शरीर का कोई अंग कार्य ढंग से नहीं करता है, का आविष्कार किया उस क्रिया का। तो उस कोई अंग कार्य नहीं करता है तो उसको काट कर, अर्थात उस अंग में चीरा लगाकर, थोड़ा सा कट लगाकर क्या करते हैं, उस अंग की जो ऑपरेशन करते हैं, उस ऑपरेशन, उस क्रिया को शल्य क्रिया कहा जाता है, ऑपरेशन कहा जाता है। और उसका जो आविष्कार है, उसका जो निर्माण है, वो किसने किया था? चिकित्सक चरक ने, सुश्रुत ने ही किया था सर्वप्रथम, ठीक है। तथा संसार को शल्य क्रिया में प्रयुक्त होने वाले, उपयोग में आने वाले जो उपकरण थे ऑपरेशन के, शल्य क्रिया यंत्रों के जो
उपकरण थे उनके बारे में बताया था। किसने? सुश्रुत ने सबसे पहले बताया था। क्या बताया था कि हाँ, शल्य क्रिया में कौन कौन सी चीजें काम में आती हैं, काटने के लिए कौन सा काम में आता है, चीजों को पकड़ने के लिए कौन सा काम में आता है, उन अंगों की सफाई के लिए कौन सा काम में आता है, कौन सी सुई काम में ली जाती है वापस टाँके देने के लिए। इस प्रकार से जो यंत्र जो भी यंत्र ऑपरेशन में काम आते हैं उनके बारे में बताया था। किसने? सुश्रुत ने बताया था। देखिए आगे है इन्होंने शल्य क्रिया से पूर्व अपने उपकरणों को गर्म करने का बताया, जिससे सूक्ष्म जीव मर जाए तथा कोई आपूर्ति दोष न रहे। यानी देखिए इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ऑपरेशन करने से पूर्व पहले अपने उपकरणों को गर्म करने का बताया। यानी सबसे पहले इन्होंने ही बताया, क्या बताया? सबसे पहले इन्होंने बताया कि ऑपरेशन करने से पहले जो भी यंत्र हम उस ऑपरेशन में काम में लेने वाले हैं उनको गर्म करके क्या करें, उनको गर्म करें, गर्म पानी में उबाले, ठीक है, गर्म करें, जिससे क्या होगा, जिससे उन पर लगे हुए जो सभी सूक्ष्म जीव हैं वो मर जाएंगे। क्या होगा? उन पर लगे हुए जो सभी सूक्ष्म जीव हैं वो मर जाएंगे, जिससे क्या होगा, जिससे सूक्ष्म जीव मर जाएंगे और कोई आपूर्ति दोष ना रहेगा। अर्थात सारे जो सूक्ष्म जीव थे वो मर जाएंगे और कोई भी उन पर रोगाणु फैलाने वाला नहीं रहेगा, कोई भी आपूर्ति दोष नहीं रहेगा। और ये गर्म करने जो आज अपन इनकी क्रिया को कहते हैं निर्जमीकरण कहते हैं। अर्थात किसी यंत्र या पानी में उबाल कर अन्य यंत्रों को, ऑपरेशन की क्रियाओं को क्या करना, रोगाणु रहित करना, निर्जमीकरण कहलाता है। और ये निर्जमीकरण की क्रिया जो थी, जो आज अपन पढ़ते हैं, वो आज से 2600 साल पहले यानी 2600 साल पहले सुश्रुत ने बता दी थी। इन्होंने रक्त का थक्का जमने से रोकने के लिए विषहीन जोको का प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया, रक्त का थक्का जमने से बचाने के लिए एक दवाई, यानी जब चीरा करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, काटते हैं, काट के जो काटते हैं, उस काटने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को देखिए, रक्त का थक्का जमने से रोकने के लिए उन्होंने विषहोन जो को, यानी जब काटा, ऑपरेशन कर रहे हैं, काट के, तो रक्त तो निकलेगा ही, और रक्त में जब हवा लगती है, ऑक्सीजन, ठीक है, जब हवा के संपर्क में आता है तो वो जम जाता है, अर्थात रक्त का थक्का जम जाता है। अब जब काटेंगे, पुराने समय में ऐसा कुछ था नहीं, काट देते तो जो रक्त दिखाई देता, रक्त को हवा लगती, वो जमने लग जाता, तो वो रक्त जमे ना, कि ऑपरेशन करेंगे, काटेंगे तो रक्त तो निकलेगा, ठीक है, और रक्त निकलेगा और उसको वो अगर जम गया तो व्यक्ति मर जाएगा, ठीक है। तो सुश्रुत ने क्या किया कि एक दवाई विषहीन जो को उपयोग किया, ठीक है, जो क्या करती थी, रक्त को जमने से रोकती थी, ठीक है, रक्त का थक्का जमने से रोकती थी। सुश्रुत द्वारा 26वीं शताब्दी पहले नाक, कान व होठों आदि की प्लास्टिक सर्जरी के उदाहरण ग्रंथों में मिलते हैं। इनका एक ग्रंथ है सुश्रुत संहिता, ठीक है। और इनके समय में जो 7 विद्वान थे उनके ग्रंथों में भी मिलता है, क्या मिलता है, लिखा हुआ मिलता है हमें कि 26वीं शताब्दी पहले, 26 शताब्दी पहले, यानी आज से लगभग 2600 साल पहले सुश्रुत नाक, कान व होठों आदि के प्लास्टिक सर्जरी के उदाहरण मिलते हैं। आज से 2600 साल पहले इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ और इनके जो सहपाठी या उनके साथ जो थे जान पहचान के, जिन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, अन्य महात्माओं ने, दार्शनिकों ने, तो उन्होंने बताया कि प्लास्टिक सर्जरी के उदाहरण मिलते हैं। यानी प्लास्टिक सर्जरी का मतलब जब किसी की नाक टूट जाती है, कान टूट जाती है, शरीर का कोई भी अंग टूट जाता है, ठीक है,
तो उसके स्थान पर नया अंग, दूसरा अंग लगाना प्लास्टिक सर्जरी कहलाता है। जैसे नाक, कान और इनकी प्लास्टिक सर्जरी करने के जो ग्रंथ है, उदाहरण है, वो हमें कहाँ मिलते हैं? वो सुश्रुत में मिलते हैं। सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का पिता कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है 1 नंबर के सवाल में, सुश्रुत को क्या कहा जाता है? प्लास्टिक सर्जरी का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी किसने की थी? सुश्रुत ने की थी। इन्होंने, ऐसा सुनने में आता है कि हाँ, इन्होंने जो एक व्यक्ति की, कई व्यक्तियों के नाक, कान, होठ आदि का जो कट फट जाते थे, ठीक है, टूट जाते थे, उनका वापस शल्य क्रिया द्वारा उनका सर्जरी की है, प्लास्टिक सर्जरी की है। इन्होंने चिकित्सालय की साफ सफाई के विषय में भी उपयोगी निर्देश दिए। इन्होंने बताया कि चिकित्सालय, जो भी हमारा हॉस्पिटल है, अस्पताल है, उनमें क्या करें? उनकी हमेशा सफाई रखें, उनकी हमेशा क्या रखें? सफाई रखें उनको, ताकि उनकी सफाई रखें, उनको अच्छे तरीके से निर्जमीकृत करें, रोगाणुओं से मुक्त रखें, क्योंकि सारे जो रोग हैं हम भी जानते हैं प्रदूषण और गंदगी के कारण फैलते हैं। तो इनसे बचने के लिए हमें सारे रोगाणुओं से क्या करनी चाहिए? अस्पताल को, जो चिकित्सालय हैं, उनकी सफाई रखनी चाहिए। यही सुश्रुत ने बताया था कि हम जहाँ रहते हैं या फिर जहाँ हमारा इलाज होता है चिकित्सालय में, उनकी सफाई रखनी चाहिए। तो ये थे सुश्रुत हमारे, जिनका जीवन और उनकी परिचय और उनकी उपलब्धियां थी। आगे अपन देखते हैं एक और वैज्ञानिक आज चरक के बारे में। अब चरक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये पहले चिकित्सक थे जिन्होंने पाचन, उपापचय और शरीर, पाचन, उपापचय और शरीर प्रतिरक्षा की अवधारणा दी। ये पहले चिकित्सक थे जिन्होंने बताया, जिन्होंने क्या बताया? कि हमारे द्वारा ग्रहण किया गया जो भोजन है, जो पाचन क्रिया होती है, वो कैसे होती है शरीर में, ठीक है। उपापचय, यानी उपापचय का मतलब होता है शरीर के अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया, जिसके द्वारा क्या होता है? भोजन से ऊर्जा का अवशोषण होता है। वो उपापचय की क्रिया कैसे होती है, शरीर में ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है वो, और शरीर की प्रतिरक्षा की अवधारणा दी। उन्होंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। आज जो अपन पढ़ते हैं, इन्होंने पहले ही बता दिया था। क्या बता दिया था? कि हमारे शरीर में अंदर एक प्राकृतिक रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, कि कोई नॉर्मल खांसी, बुखार, जुकाम आता है हमें, तो उनसे लड़ने की हमारे शरीर में नेचुरल, प्राकृतिक एक क्षमता होती है। उस प्राकृतिक क्षमता के कारण, उस प्राकृतिक क्षमता के कारण हमारा शरीर, अगर कोई बीमारी लग भी जाती है तो हमारा शरीर क्या करता है? हमारा शरीर उससे लड़ता रहता है, अपने आप लड़ लेता है और शरीर को रोगी नहीं होने देता है, ठीक है। तो ये जो प्रतिरक्षा विज्ञान, ठीक है, प्रतिरक्षा विज्ञान के बारे में और पाचन के बारे में, उपापचय के बारे में आज से 2600 साल पहले, ठीक है, 2600-2700 साल पहले किसने बता दिया था? चरक ने पहले ही इस अवधारणा के बारे में बता दिया था। अब चरक के अनुसार शरीर को कार्य के कारण 3 दोष होते हैं। चरक ने बताया कि शरीर जब लगातार कार्य करते हैं, ठीक है, तो उस कार्य के कारण, हमारे कार्य के जो कारण होते हैं वो 3 होते हैं। देखिए, एक तो पीत, कफ और वात। यानी हम इन 3 चीजों के द्वारा कार्य करते हैं। एक तो पीत, हमारे शरीर का जगह, ठीक है, कफ, हमारे गले का जो कफ होता है, यानी जो श्वास नली होती है, और एक वायु। इन तीनों से हमारा कार्य चलता है, और जब शरीर में इन तीनों का हमारा संतुलन बिगड़ जाता है तो हम बीमार हो जाते हैं। जब शरीर में इन तीनों का जो निश्चित संतुलन होता है वो अगर बिगड़ जाता है तो क्या होता है? व्यक्ति बीमार हो जाता है। व्यक्ति क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है। देखिए, इनका जो ग्रंथ था वो चरक संहिता था।
इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था चरक संहिता, जिनमें कई सारे बातें लिखी हुई हैं जो आज के समय में हो रही हैं, जिनका खोज आज के समय में हो रही है। वो इनमें कई सारी बातें लिखी हैं और ये ग्रंथ संस्कृत में लिखा हुआ है। ये ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। इस ग्रंथ का अंग्रेजों ने जब वो यहाँ आए, इन ग्रंथों का अनुवाद अपनी भाषा में अनुवाद किया, कि इसमें अंग्रेजी, फारसी, अरबी, इन भाषाओं में क्या किया, अनुवाद किया और अपने साथ ले गए। आज वो इन्हीं वेदों और ग्रंथों से क्या करते हैं, इन्हीं वेदों और ग्रंथों से पढ़कर आज के जमाने में जो नई नई खोजें करते हैं, नए नए जो ऑपरेशन होते हैं, नए नए अनुसंधान होते हैं, वो करते हैं। चरक ने आनुवांशिकी के मूल सिद्धांत 2000 वर्ष पूर्व ही जान लिए थे। हमने जो तीसरा अध्याय पढ़ा था आनुवांशिकी मेंडल के बारे में, तो मेंडल ने जो नियम आज के समय में बताए हैं 100 साल पहले, ठीक है, 50-60 साल पहले जो मेंडल ने नियम बताए हैं, उन नियमों का 2000 साल पहले ही, 2000 वर्ष पहले ही किसने बता दिया था? चरक ने पहले ही बता दिया था। इनके बारे में। चरक ने आनुवांशिकी के मूल सिद्धांत 2000 वर्ष पूर्व ही बता दिए थे, यानी आज से 2000 साल पहले ही बता दिया था कि हाँ, एक ऐसा पदार्थ होता है, क्या शरीर में कोशिका के अंदर, प्रत्येक के अंदर एक ऐसा पदार्थ होता है, ठीक है, जो क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को आगे ले जाता है, यानी माता पिता से बच्चों में एक गुण ले जाता है। ये किसने बता दिया था? ये पहले ही बता दिया था चरक ने, आज से 2000 साल पहले। चरक पहले चिकित्सक थे जिन्होंने हृदय को शरीर का नियंत्रण केंद्र बताया। चरक ऐसे पहले चिकित्सक थे जिन्होंने क्या कहा? हृदय को शरीर का नियंत्रण केंद्र बताया, यानी हृदय को, इस हार्ट को उन्होंने क्या बताया? शरीर का नियंत्रण केंद्र बनाया है, नियंत्रण करने वाले बताया था। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये चीज कही थी। और उन्होंने क्या बताया? जो शरीर से मुख्य धमनियों द्वारा जुड़ा रहता है। उन्होंने ये भी बताया कि जो ये हृदय है वो शरीर के अन्य भागों पर कंट्रोल करता है, मुख्य भाग है, ठीक है, नियंत्रण केंद्र है, अर्थात कि कंट्रोल करता है शरीर को। कंट्रोल करने के लिए तो क्या होना चाहिए? उस भागों को शरीर के सभी अन्य भागों से कनेक्ट होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो चरक ने बताया कि मुख्य धमनियों द्वारा ये पूरे शरीर से जुड़ा रहता है। हृदय जो होता है वो मुख्य धमनियों द्वारा पूरे शरीर से जुड़ा रहता है। चरक के अनुसार चिकित्सकों को रोगियों से किसी भी दशा में शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। चरक ने बताया, उनका मानना था कि चिकित्सक जो डॉक्टर होते हैं उनको अपने रोगियों से उनको अपने रोगियों से किसी भी दशा में, कोई भी कंडीशन आ जाए, कैसी भी, अगर आगे वाले से लड़ाई झगड़ा भी है तो उनको अपने रोगियों से कभी भी क्या नहीं करने चाहिए? शत्रुता नहीं रखनी चाहिए, एनिमी नहीं बनाना चाहिए, किसी भी प्रकार की दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि रोगी के घर की बातें बाहर नहीं बतानी चाहिए। चरक ने अनुसार चिकित्सकों को रोगियों से किसी भी प्रकार की क्या नहीं रखनी चाहिए? दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। अगर दुश्मनी है भी तो उसको भूल जाना चाहिए। और क्या करना चाहिए? और रोगी के घर की बातों को, रोगी जो आपके पास आया है, जो व्यक्ति रोगी है, जो आपके पास अपने इलाज के लिए आया है, उसको क्या रोग है, ठीक है, उस बात को, उसको क्या प्रॉब्लम है, कौन सा रोग है, कितना भयानक रोग है या कैसा रोग है, उसके बारे में उस रोगी के जो घर की बात है वो किसी बाहर को नहीं बतानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि रोगी अपने इलाज के लिए आता है तो अपने दुख के कारण डॉक्टर को अपने घर की सारी बात बता देता है कि उसकी लड़ाई किससे होती है, उसकी किससे साथ नहीं बनती है, और फलाना कई चीज़ें बताता है। और तो उन बातों को
वो रोगी एक विश्वास करके डॉक्टर से बताता है, लेकिन क्या करना है, डॉक्टर को वो विश्वास बनाए रखना चाहिए कि उन रोगी के घर की बातें कभी किसी बाहर को वाले को नहीं बतानी चाहिए। तो चरक शब्द का अर्थ होता है चलना। चरक शब्द का क्या अर्थ होता है? चलना। चरक जो है, इस जो हमारे चिकित्सक हैं, इनके शब्द का जो चरक इनका नाम है, चरक शब्द का अर्थ होता है चलना। अब इनका ये नाम किसे क्यों पड़ा? चरक पीड़ित जनता का इलाज करने तथा उन्हें शिक्षा देने के लिए दूर दूर तक चलकर जाते थे। जो चरक थे वो क्या करते थे? पीड़ित जनता का इलाज करने के लिए, यानी पीड़ित जनता जो है, जो बीमार जनता है, जो उनके पास नहीं आ सकती, या जो रोगी की हालत ऐसी है, बीमार, इतना बीमार है कि वो चलकर या उनको कोई यहाँ पर ला नहीं सकता उनके पास, तो वो खुद पैदल पैदल चलकर क्या करते थे? कहाँ जाते थे? उस रोगी के घर जाते थे और उनका इलाज करते थे। तथा वो पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए भी रोगी अपने से दूर चल चल कर घर जाकर शिक्षा को बढ़ावा देते थे, शिक्षा देते थे। ये इसीलिए कि पीड़ितों के लिए और शिक्षा देने के लिए वो क्या चलकर जाते थे, चलकर जाते थे, इसलिए उनका नाम चलना, चरक पड़ा, चरक उन्हें कहा गया। तो चरक कहा गया। तो ये दो वैज्ञानिक, सुश्रुत और चरक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनसे कई बार ये सवाल पूछा गया है चरक संहिता का, कि इन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसका क्या नाम है? चरक संहिता है, कौन सी भाषा में लिखा गया है? ये भी सवाल कई बार पूछा गया है। तो अपन एक बार इसको वापस जल्दी से 2-3 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, सुश्रुत का जन्म 600 ईसा पूर्व हुआ था। ये पहले चिकित्सक थे जिन्होंने शल्य चिकित्सा के बारे में बताया। उन्होंने शल्य क्रिया के बारे में सबसे पहले सुश्रुत ने बताया। ये एक सवाल होता है कि शल्य क्रिया के बारे में सबसे पहले किसने बताया? सुश्रुत ने बताया। इन्होंने जटिल ऑपरेशन एवं संसार को शल्य क्रिया में प्रयुक्त यंत्रों का ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने संसार को बताया कि शल्य क्रिया ऑपरेशन करते समय कौन कौन से यंत्र काम में आते हैं। इन्होंने शल्य क्रिया से पूर्व अपने उपकरणों को गर्म करने का बताया, जिससे सूक्ष्म जीव मर जाए और कोई आपूर्ति दोष नहीं रहे। उन्होंने सबसे पहले बताया कि हम जब भी ऑपरेशन करते हैं तो उपकरणों को क्या करें? सबसे पहले गर्म कर ले, जिससे क्या होगा कि जो भी सूक्ष्म जीव उन पर लगे हुए हैं वो मर जाए और कोई भी आपूर्ति या बीमारी फैलाने वाला दोष उस पर ना रहे। इन्होंने रक्त का थक्का जमने से रोकने से के लिए क्या किया? विषहीन झोंकों का उपयोग किया। एक दवाई आती है, ठीक है, दवाई है, ठीक है, जो उन्होंने जब ऑपरेशन करते हैं तो रक्त बहता, वो रक्त हवा के संपर्क में आकर जमे ना, इसके लिए उन्होंने क्या किया? विषहीन झोंको नामक एक दवाई तैयार की। सुश्रुत द्वारा 26वीं शताब्दी पहले नाक, कान व होठों आदि की प्लास्टिक सर्जरी के उदाहरण ग्रंथों में मिलते हैं। सुश्रुत द्वारा क्या नाक, कान, होठों की जो प्लास्टिक सर्जरी की गई थी, करते थे वो, ऐसा सुनने में आता है। इन्हें प्लास्टिक सर्जरी का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने चिकित्सालय की सफाई के, नियमित सफाई के बारे में भी बताया था। फिर आते हैं चरक अपने ये इंपॉर्टेंट है। पहली बार सवाल अगर बन जाता है कि भाई पहली बार, ठीक है, सबसे पहले सर्वप्रथम पाचन उपापचय या जो प्रतिरक्षा, शरीर प्रतिरक्षा की जो अवधारणा वो किसने दी थी? तो वो चरक ने दी थी। ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने पाचन क्रिया, पाचन तंत्र, उपापचय और शरीर प्रतिरक्षा के बारे में बताया। चरक के अनुसार शरीर को कार्य के कारण 3 दोष होते हैं: पित्त, कफ, वात। इन तीनों के असंतुलन से क्या होती है? बीमारी होती है। चरक ने बताया कि शरीर में 3 दोष होते हैं: वात, पित्त और कफ, ठीक है। ये तीनों जब हमारे शरीर में असंतुलित हो जाते हैं तो व्यक्ति बीमार हो जाता है। चरक ने ग्रंथ लिखा, चरक संहिता, संस्कृत भाषा में लिखा, जिसको यहाँ अंग्रेजों ने क्या किया? अपने जो भी हमारे भारत पर शासन किए हैं उन्होंने क्या किया है? इनका अनुवाद अपनी भाषाओं में करवाया है। और आज वो इन्हीं को पढ़कर, भारत के इन्हीं ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अक्षर, यजुर्वेद, ये जो 4 वेद थे, और ये जो चरक, सुश्रुत, संहिता है, इन ग्रंथों को पढ़कर अपने भाषा में ले गए और अपने भाषा में अनुवाद कर वहां पढ़कर अब ये आज वो कर रहे। चरक के अनुसार चिकित्सकों को रोगियों से किसी भी दशा में शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। चरक के अनुसार
ने बताया कि किसी भी दशा में रोगियों से शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। चरक पहले चिकित्सक थे जिन्होंने हृदय को नियंत्रण केंद्र बताया। और चरक शब्द का अर्थ होता है चलना। ये क्यों? क्योंकि ये दूर दूर तक जाकर क्या करते थे? पैदल जाकर इलाज करते थे। और उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। आने वाली क्लास में अपन 2-3 वैज्ञानिकों के और बारे में और पढ़ेंगे। सीवी रमन, होमी जहांगीर भाभा और इनके बारे में पढ़ेंगे।